कालू जी देखे ना, मेरे दोनों बच्चे कितने कमजोर हैं। हम इन्हें दूध में पानी मिलाकर देते हैं, तभी मेरे बच्चों की सेहत नहीं बन रही। क्या करूं रानी, पूरा महीना मेहनत करने के बाद पगार मिलती है और वे आते के साथ ही खत्म हो जाती है। दूध के पैसे तो निकल ही नहीं पाते। फिर एक दिन की बात है, फुटबॉल से खेलते हुए बेचारे नन्हे कबूतर की एक टांग टूट जाती है। ये सब जंगल में क्या चल रहा है? बेचारे बच्चे इतने कमजोर कैसे हो गए कि बॉल से खेलने पर इनकी टांग टूट रही है। क्या बताऊं अच्छी परी, हम सब पक्षी बहुत ही गरीब हैं। हमारे घर में तो खाने के लाले पड़े हैं। अब इतनी गरीबी में हम अपने बच्चों को दूध कैसे पिलाएंगे? पक्षियों से ये कहकर वे अच्छी परी वहाँ से आगे जाने लगती है। बस फिर क्या, वे जादुई परी अपनी छड़ी से जादू करती है और सामने वाले पेड़ से वे दूध का झरना बहा देती है। दूध से भरा तालाब देखकर वे सारे पक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने मटके दूध से भर भर कर अपने घर ले जाते हैं। मम्मा बस, मैंने बहुत दूध पी लिया, अब मुझे और दूध नहीं पीना, मेरा पेट भर गया है। नहीं नहीं राजू, अब तो दूध की कोई कमी नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें दूध पिला पिला कर तुम्हारे मामा जैसा पहलवान बनाऊंगी। रानी, अब घर में इतना सारा दूध है तो थोड़ा दूध मुझे भी दे दो। थोड़ा क्यों, पूरा गिलास भर के देती हूँ। अब तो हमारे जंगल में दूध का झरना बह रहा है। ये मामा, कितने मजे का होता है दूध। अब मैं दूध पी पी कर जल्दी जल्दी बड़ा हो जाऊंगा और अपने बाबा की काम में मदद करूंगा। अरे वाह मेरा बेटा, दूध पी पी कर कितना समझदार हो रहा है। दूध के झरने की वजह से जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा खुश थे। इसी तरह फिर पूरा एक हफ्ता गुजर जाता है। अरे दोस्तों, क्या बताऊं, मुझसे इस सड़ी गर्मी में बिल्कुल खेत में काम नहीं होता। ऊपर से वे जालिम उल्लू सेठ मुझसे इतना काम करवाता है कि मेरी जान ही ले लेता है। वैसे हिम्मत तो मेरी भी जवाब दे गई है। सारा दिन पागलों की तरह मेहनत करता हूँ, फिर भी वे उल्लू सेठ मुझे ना होने के बराबर पगार देता है। सब बातें कर रहे थे पर कालू कौवा तो उस दूध के झरने को देखे ही जा रहा था। अरे क्या बात है कालू कौवे, तुम क्यों चुप हो और इस तरह दूध के झरने को क्यों देखे जा रहे हो? भाइयों, मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है जिससे हमें इस सड़ी गर्मी में बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम सारे घर में आराम से बैठे रहेंगे और पैसा भी बैठे बिठाए हमारे पास आता रहेगा। भला ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हमें मेहनत भी ना करनी पड़े और पैसे भी बैठे बिठाए मिलते रहें? बताओ ना कालू कौवे। देखो पक्षियों, हमारे जंगल में हमें रोजाना मुफ्त का दूध मिल रहा है, वो भी बेशुमार, कभी ना खत्म होने वाला। क्यों ना हम दूसरे जंगल में यही दूध बेचें और ढेर सारे पैसे कमाएं। तुम्हारी बात में तो दम है कालू कौवे। हम तो टैंकर भर भर के भी बेच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो अपना दूध का झरना है। हाँ यार, बात तो ठीक है, पैसा तो बहुत मिलेगा और फिर हम सबको नौकरियां करने की भी कोई जरूरत नहीं। बस फिर क्या था, अगले दिन सारे पक्षी टैंकर भर भर के दूध दूसरे जंगल बेचते हैं और ढेर सारे पैसे कमाते हैं। अरे वाह कालू जी, इतने सारे पैसे मिले दूध बेचकर। इतने सारे पैसे तो आपकी 2 महीने की पगार भी नहीं होती। बस मैंने तो अब सोच लिया है, मैं तो अब नौकरी नहीं करने वाला। हम इसी तरह दूध बेच बेच कर पैसे कमाते रहेंगे। पहले दिन ही ढेर सारे पैसे कमाकर उन सब पक्षियों के मन में लालच आ गया था। सारे पुरुष पक्षी अपनी अपनी नौकरियों को छोड़कर सारा दिन अपने घर में बैठकर आराम करते और दूसरे जंगल में दूध बेचकर वे पैसे कमाते थे। तोते, घर में दूध नहीं है, जरा इस मटके में दूध तो भर दो। अरे मीनू चिड़िया, क्या करोगी अपने बेटे को दूध पिलाकर? याद रखो, जितना ज़्यादा दूध हम दूसरे जंगल में बेचेंगे उतने ही ज़्यादा हमें पैसे मिलेंगे। हम यूँ इसी तरह अपने बच्चों को दूध पिला पिला कर दूध ज़ाया नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हो तोते? ये दूध का झरना तो अच्छी परी ने हमारे बच्चों के लिए ही लगाया है। यार मीनू चिड़िया, बहस क्यों कर रही हो? तोता बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्या करोगी तुम मानो चिड़े को दूध पिलाकर? वैसे भी मानो चिड़ा अब बड़ा हो गया है, हम उसे दूध पिला पिला कर दूध ज़ाया नहीं कर सकते। हाँ हाँ, मैंने भी अपने राजू और अपनी बेटी को दूध पिलाना बंद कर दिया है, क्योंकि जितना ज़्यादा दूध हम दूसरे जंगल में बेचेंगे
उतने ज्यादा ही पैसे मिलेंगे हमें। जंगल के पक्षी तो लालच में पड़ जाते हैं। जो झरना बच्चों के लिए था उससे तो अब पैसे कमाए जा रहे थे। अच्छा, तो ये बात है। मैंने तो दूध का झरना लगाया ताकि बच्चे दूध पिएं, पर ये दुष्ट पक्षी तो लालच में पड़ गए और इसी लालच की वजह से ये आलसी भी हो गए। इन सब ने अपनी अपनी नौकरियां छोड़ दी। ऐसे तो नहीं चलेगा, इन सबको मैं लालच की सजा जरूर दूंगी। अच्छी परी पक्षियों का ये व्यवहार देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वे दोबारा से अपनी छड़ी से जादू करती है और वे दूध का झरना वहाँ से गायब हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब वे पक्षी उसी पेड़ के पास आते हैं तो वे दूध के झरने को ना देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे अरे, देखो देखो, हमारा दूध का झरना कहाँ चला गया। अरे बाप रे, ये क्या अनर्थ हो गया। तभी उन पक्षियों के पास दोबारा से वे अच्छी परी आती है। लालची पक्षियों, तुम सबने अपने बच्चों से दूध छीनकर दूध को बेचना शुरू कर दिया। बेचारे मासूम बच्चों को अब दोबारा से दूध नहीं मिल रहा। तुम सबको क्या लगता है कि बच्चों को दूध देने से दूध खत्म हो जाएगा? मैंने कभी नहीं सोचा था तुम जैसे मतलबी और लालची पक्षियों को मैं आइंदा कुछ भी नहीं दूंगी। नहीं नहीं अच्छी परी, ऐसा ना करो, हमें हमारा दूध का झरना वापस कर दो। बस करो, जो माता पिता अपने बच्चों का ख्याल न रख सके और पैसों की लालच में पड़ जाएं, तो मैं उनकी कभी मदद नहीं करती। बस फिर अच्छी परी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। हमारा दूध का झरना दोबारा से चला गया, अब हम दोबारा से गरीब हो जाएंगे। अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगले दिन से दोबारा सभी पक्षी वापस अपनी अपनी नौकरियों पर चले जाते हैं। बुलबुल भागी भागी सभी महिला पक्षियों के पास आती है। अरे बहनों, जग्गू पक्षी ने चूड़ियों पर सेल लगा दी है। 2 दर्जन चूड़ी लेने पर 1 दर्जन चूड़ी फ्री। क्या बात कर रही हो? क्या सच में 2 दर्जन चूड़ी लेने पर 1 दर्जन चूड़ियाँ फ्री? हाँ हाँ रानी कौवी, जग्गू पक्षी ने तो बड़ा सा सेल का बोर्ड भी लगाया हुआ है और मैंने उससे पूछा तो उसने कहा 2 दर्जन चूड़ियों पर 1 दर्जन चूड़ियाँ फ्री। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी सेल लगाई है जग्गू पक्षी ने। चलो दोस्तों, हम सब चूड़ियाँ खरीदने चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलते हैं मीनू चिड़िया के घर पर, उसे भी साथ ले चलते हैं। सारी महिला पक्षी मीनू चिड़िया के घर पर चली जाती हैं। मीनू चिड़िया चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। पता है जग्गू पक्षी ने चूड़ियों पर सेल लगा दी, 2 दर्जन चूड़ियों पर 1 दर्जन चूड़ियाँ फ्री। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, चलो जल्दी से, कहीं ऐसा ना हो हमारे जाने से पहले ही वे सारी चूड़ियाँ बिक जाएं। मेरे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है, मुझे सर्दियों के लिए कंबलें तैयार करनी है। तुम सब चले जाओ। क्या मीनू चिड़िया, हर समय कंबलें बनाती रहती हो? अभी तो सर्दी आने में भी कुछ दिन हैं। तुम्हें तो पता ही है ना, हर ठंडी के मौसम में मैं कंबलों का व्यापार करती हूँ। ठंडी आने से पहले पहले मुझे काफी सारे कंबल तैयार करने होंगे। चलो चलो भाई, मुझे पता था मीनू चिड़िया नहीं आएगी। कहीं ऐसा ना हो मीनू चिड़िया की वजह से हम भी चूड़ियों से हाथ धो बैठे। सारी महिला पक्षी सेल का नाम सुनकर पागल हो गई थीं। वे सब भागी भागी चूड़ियाँ लेने चली जाती हैं और वहाँ पर आकर वे सारी महिलाएं जग्गू पक्षी से 2-2 दर्जन चूड़ियाँ खरीद लेती हैं, जिसके साथ उन्हें 1-1 दर्जन चूड़ियाँ फ्री मिलती हैं। अरे वाह रानी, आज तो तुमने अपने दोनों हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ पहनी हैं। लगता है आज कहीं जाने का मन है तुम्हारा। नहीं नहीं कालू जी, मुझे कहीं नहीं जाना। वो तो आज जंगल में चूड़ियों की सेल लगी थी, वहीं से लेकर आ रही हूँ ये चूड़ियाँ। क्या तुमने फिर से सेल का सामान खरीदा? रानी, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, ये सब बेकार माल होता है, जो बिक नहीं रहा होता तो इसी तरह करके बेचते हैं। अच्छा तरीका निकाला है, बेकार माल पर सेल लगाकर सारा का सारा माल बेच दो। क्या हो गया कालू जी, देखे तो कितनी अच्छी लग रही हैं चूड़ियाँ, आप तो बिला वजह डांटते रहते हो। कुछ समय बीत जाता है। अब तो जंगल में ठंडी का मौसम आ गया था। मीनू चिड़िया ने अपने घर में काफी सारे कंबल बनाकर तैयार कर लिए थे। मेरे हाथ के बने हुए गरम कंबल सारे के सारे बिक जाएंगे, मुझे मेरी मेहनत का फल बहुत अच्छे से मिलेगा। आज ही मीनू चिड़िया जंगल में अपनी कंबलों की दुकान खोल लेती है। दूसरी ही ओर उल्लू सेठ के गोदाम में पिछले साल की काफी सारी कंबलें रखी हुई थीं, जो उल्लू सेठ बेचना चाहता था।
फिर तुम देख रही हो, पिछले साल से ये सारी कंबलें ऐसी की ऐसी ही पड़ी हैं। चलो अच्छी बात है, ठंड का मौसम तो आ गया, अब मेरी ये सारी कंबलें अच्छे दाम में बिक जाएंगी। उल्लू सेठ जैसे ही कंबलों को खोलकर देखता है तो ये क्या, कंबलों को तो जगह जगह से चूहों ने खाया हुआ था। हाय रे, सत्यानाश जाए चूहों का, मेरी सारी कंबलें खराब कर दी। अब मुझसे ये कंबलें कौन खरीदेगा, मेरा कितना नुकसान हो गया। फटी हुई कंबलों को देखकर उल्लू सेठ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। सोचा था इस बार ठंडी के मौसम में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कंबलें बेचकर ही मेरा गुजारा हो जाएगा, परंतु सारी की सारी कंबलों को तो चूहों ने खराब कर दिया। अरे दोस्तों, मैं अपने मायके से वापस आ रही थी तो मैंने रास्ते में देखा कि गर्म कपड़ों की सेल लगी है। 500 का कपड़ा 100 रुपए में मिल रहा है। मैं तो जा रही हूँ ढेर सारी शॉपिंग करने, क्या तुम सब भी मेरे साथ चलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, नेक काम में देरी कैसी, मैं चलूंगी, भला मुफ्त का माल कौन छोड़ता है। तुम सब जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। कालू जी ने मुझे मना किया है कि सेल का माल नहीं खरीदना, वो कहते हैं सेल का सारा माल खराब होता है। क्या रानी कौवी, तुम भी कालू कौवे की बातों में आ गई? जब एक कपड़ा 500 की जगह 100 रुपए में मिल रहा है तो हम सारा पैसे देकर वही कपड़ा क्यों खरीदें? हाँ, क्या तो तुम ठीक रही हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, कालू जी को झूठ बोल दूंगी। महिलाओं की ये सारी बातें उल्लू सेठ सुन रहा था। वे उन सभी पक्षियों को बेवकूफ बनाने के बारे में सोचता है। दूसरी ओर मीनू चिड़िया के वे गर्म कंबल तो तेजी में बिक रहे थे। कंबल ले लो, कंबल ले लो, मोटे मोटे गरम कंबल ले लो, 1000 का कंबल 500 में, 1000 का कंबल 500 में, ले जाओ सस्ते का माल ले जाओ। उधर मीनू चिड़िया तो एक कंबल 1000 रुपए में बेच रही थी। उल्लू सेठ की आवाज सुनकर सारे पक्षी हैरान रह जाते हैं। क्या 1000 का कंबल 500 में? अरे बाप रे, इतना सस्ता कौन देता है? तोते जी, मुझे लगता है आजकल सेल लगाने का सीजन चल रहा है, जिसको देखो सेल लगाया जा रहा है, पर सेल से हमारा फायदा हो जाता है। क्या खाक फायदा होता है, बेवकूफ बनाते हैं। ये कंबल 1000 का नहीं 500 का ही होगा, बस हमसे झूठ बोलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। बस बस, आप हर किसी को गलत ही समझना, पूरे जंगल में ईमानदार तो सिर्फ आप ही हो ना। हट जाए मेरे रास्ते से, मैं तो कंबल खरीद कर लेकर आऊंगी। जंगल की सभी महिला पक्षी मीनू चिड़िया की जगह उल्लू सेठ से कंबलें खरीदने का फैसला करती हैं। रानी, हम सालों से मीनू चिड़िया से ही कंबलें खरीदते आ रहे हैं, उसकी कंबल ओढ़ने के बाद तो हमें बिल्कुल सर्दी नहीं लगती। मैंने फैसला कर लिया है, इस बार भी हम मीनू चिड़िया से ही कंबलें खरीदेंगे। पर कालू जी, मीनू चिड़िया अपना एक कंबल 1000 रुपए में बेच रही है और उल्लू सेठ 500 में। 1000 रुपए के अंदर तो हम उल्लू सेठ से 2 कंबलें खरीद लेंगे। थोड़ी देर के बाद जंगल की सभी महिला पक्षी उल्लू सेठ से कंबल खरीद कर ले आती हैं। देखते ही देखते उल्लू सेठ की तो सारी की सारी कंबलें बिक जाती हैं। और वहीं मीनू चिड़िया की कमाई तो आज बिल्कुल भी नहीं हुई थी। मीनू चिड़िया, अगर तुम लालच न करती और अपने महंगे कंबल ना बेचती तो हम उल्लू सेठ की जगह तुम्हारे पास आते, पर अब बैठी रहो, पूरा दिन मक्खियाँ मारती रहो। बुलबुल बहन, मैं कोई खराब माल नहीं बेचती जो सस्ते दामों में दे दूं। सबको पता है कंबल 500 में कभी नहीं आ सकते, जरूर उल्लू सेठ के कंबलों में कुछ गड़बड़ है। अरे चलो चलो बुलबुल, मीनू चिड़िया जल गई, इसकी कमाई नहीं हुई ना, तभी तो ऐसी बातें कर रही है। रात हो जाती है, सभी पक्षी अपने नए कंबल निकालकर ओढ़ लेते हैं। अरे कंबल ओढ़े हुए आधा घंटा हो गया, पर ये सर्दी तो अभी तक दूर नहीं हुई, और ये हवा कहाँ से आ रही है? बुलबुल जब उठकर अपना वे कंबल देखती है तो ये क्या, कंबल के अंदर तो काफी बड़ा सुराख था। हाय रे, मैं मर गई, ये क्या है, इतना बड़ा सुराख? अरे नाच पीटे उल्लू सेठ, तूने लूट लिया मुझे। सारे पक्षियों का यही हाल था, सभी पक्षियों के कंबलों में बड़े बड़े सुराख थे। मिल गया ना धोखा, कहा था मैंने, कितनी बार मना किया कि सेल का सामान खराब होता है, परंतु तुम्हें तो सस्ती कंबलों की लालच थी। अभी अगर 1000 रुपए देकर मीनू चिड़िया से अच्छे वाले कंबल खरीदे होते तो आज की रात हमें ऐसे ठंड में कांपना न पड़ता। सभी के पति अपनी अपनी पत्नियों को बहुत ज्यादा डांट रहे थे। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें
और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तोता बेचारा एक मेहनतकश मजदूर था, इसीलिए उसका परिवार भी बहुत गरीब था। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि तोते के घर में खाने के लिए बिल्कुल भोजन नहीं होता था। तोते जी, मैं जानती हूँ आप बहुत मेहनती हो। सारा सारा दिन मेहनत मजदूरी करके आप हमारा पेट पालते हो, पर मुझे ऐसा लगता है हमारे नसीब में कुछ बड़ा लिखा ही नहीं। हम सारी जिंदगी इसी तरह गरीबी में गुजारेंगे। पत्नी जी निराश नहीं होते। वो कहते हैं ना, मुश्किल के बाद आसानी है। देखना, आज हमारे बुरे दिन हैं तो कल हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। अच्छा तोती जी, अभी बहुत भूख लग रही है, चलो भोजन तो लगा दो। ये आखिरी के 100 रुपए बचे हैं जो आपने कल मजदूरी करके कमाए थे। तोते जी, इन पैसों से कोई भोजन लेकर आ जाएं, क्योंकि घर में तो बिल्कुल भोजन नहीं। बेचारे तोते को काम भी बड़ी मुश्किलों से मिलता था। उसके घर में बस ये आखिरी के 100 रुपए बचे थे और आगे उसके पास कोई काम भी नहीं था जिससे वे पैसे कमा सके। कालू जी, ये देखें, कल मेरे भाई ने मुझे नई चक्की ला कर दी। अब आपकी ये पुरानी चक्की मेरे किसी काम की नहीं, आप ले जाकर इसे बेच दो। वैसे रानी, मेरी ये चक्की भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कौन सी खराबी है। पर हाँ, तुम्हारे भाई ने तुम्हें नई चक्की ला कर दे दी, अब तुम मेरी इस पुरानी चक्की को कहाँ पूछोगी। बस बस कालू जी, ज्यादा बड़बड़ न करें, जितना बोला है उतना करें। इस चक्की को उठाएं और किसी भंगार वाली दुकान पर देकर आ जाएं। कालू कौवा अपनी चक्की उठाता है और भंगार की दुकान पर चला जाता है। उल्लू सेठ, मुझसे ये चक्की खरीद लो, बिल्कुल ठीक है, ये जरा सी खराबी नहीं इसमें। कालू कौवे, ये चक्की मुझे बहुत पुरानी लगती है। इस चक्की के मैं सिर्फ तुम्हें 20 रुपए तक दे सकता हूँ। 20 रुपए? ना बाबा ना, 20 रुपए से भला मेरा क्या फायदा होना है। इससे बेहतर ये चक्की मैं किसी को ऐसे ही दे दूँ। कालू कौवा अपनी चक्की लेकर वापस चला जाता है। तोते, कहाँ जा रहे हो और बहुत परेशान भी लग रहे हो, बताओ क्या बात है। कालू कौवे यार, बहुत परेशान हूँ, आजकल कोई काम वाम नहीं मिल रहा। बस ये आखिरी के 100 रुपए बचे हैं जिससे मैं भोजन लेने जा रहा हूँ। वैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ ये तोता बहुत बेवकूफ है, इससे मैं आसानी से अपने जाल में फंसा सकता हूँ। तोते भाई, मैं तो कहता हूँ तुम मुझसे ये चक्की खरीद लो। इस चक्की को खरीदते ही तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। क्यों भाई कालू कौवे, इस चक्की में ऐसा क्या है। क्या नहीं, बल्कि बहुत कुछ है इसमें। जादुई चक्की है ये, जो मांगो वो दे देती है। कालू कौवे यार, मजाक न करो, मुझे भोजन लेकर घर पर भी जाना है। यार मैं मजाक नहीं कर रहा, रुको जरा, तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इस जादुई चक्की का चमत्कार दिखाता हूँ। कालू कौवे के कहने पर तोता अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब देखना तोते, मैं इस चक्की से जो कुछ मांगूंगा वो मुझे अभी के अभी दे देगी। अच्छा चलो मांगो मांगो, मैं भी देख लेता हूँ। सामने ही सेब का बड़ा पेड़ लगा हुआ था। कालू कौवा उस पेड़ से 2 सेब तोड़ लेता है। चक्की चक्की, मुझे 2 सेब दे दे, आबड़ा कदाबड़ा गिली गिली छू। कालू कौवे ने तो पहले से ही 2 सेब तोड़कर चक्की पर रख दिए थे। वे तो तोते को सही का बेवकूफ बना रहा था। चलो तोते, अपनी आंखें खोलो। तोता अपनी आंखें खोलता है। वे 2 सेब देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। अरे बाप रे, ये चक्की तो वाकई में जादुई है। कालू कौवे ने सेब मांगे और इसने सेब दे भी दिए। हाँ तो मैं नहीं कहता था। कालू कौवे, ये चक्की तो मुझे बेच दो, मैं तुमसे खरीद लूंगा। हाँ ठीक है, वैसे तुम बहुत गरीब हो, इसीलिए ये चक्की मैं तुम्हें 100 रुपए में दे दूंगा। लाओ, ये 100 रुपए तुम्हारे पास है, ये मुझे दे दो। तोता अपने आखिरी के 100 रुपए कालू कौवे को दे देता है और उस चक्की को जादुई चक्की समझकर कालू कौवे से खरीद कर ले जाता है। मजा आ गया, कैसा बेवकूफ बनाया मैंने तोते को। इस चक्की के मुझे 20 रुपए मिल रहे थे और मैंने तोते को बेवकूफ बनाकर अपनी पुरानी सी चक्की 100 रुपए में बेच दी। उधर घर में तोता भोजन लाने के बजाय पुरानी सी चक्की खरीद कर ले आया था। तोते जी, आप ये चक्की लेकर क्यों आ गए, आप तो भोजन लेने गए थे ना। तोता अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अभी तुम देखना तोती, मैं इस जादुई चक्की से जो भी मांगूंगा वो हमें अभी क्या भी दे देगी। तोता फिर उसी तरह बोलता है जैसे कालू कौवा बोल रहा था। चक्की चक्की दाल निकाल, आबड़ा कदाबड़ा गिली गिली छू। तोता और तोती तो देखते रह जाते हैं, पर वे चक्की तो अपना कोई जादू नहीं दिखाती। तोते जी, ये क्या, आप तो बोल रहे थे
ये जादुई चक्की है, कहाँ गया इसका जादू? पत्नी जी, माँ कसम, कालू कौवे ने मेरे सामने इस चक्की से सेब मांगे थे और इस चक्की ने कालू कौवे को 2-2 सेब दे दिए थे। अरे चक्की, क्या हो गया तुझे? हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों कर रही है? तोता एक बार फिर से उस चक्की से कुछ मांगता है, पर वे चक्की अपना जरा सा भी जादू नहीं दिखाती। मैं समझ गई तोते जी, वे कौवा बहुत चालाक है। आपके पास 100 रुपए देके तो आपको बेवकूफ बना दिया उसने। हाँ, उस कालू कौवे को छोड़ूंगा नहीं, अभी जाकर उसे बताता हूँ। गुस्से में तोता वे चक्की लेकर कालू कौवे के घर पर आ जाता है। ओए कालू कौवे, ये बेवकूफ किसी और को बनाना, मेरे पैसे मुझे वापस करो। मैं जान गया हूँ, ये चक्की बिल्कुल मामूली सी है। अरे जाओ जाओ यहाँ से, तुम्हारे सामने ही तो मैंने इस चक्की का जादू दिखाया था। जाओ जाओ, मुझे तंग ना करो अब। यार कालू कौवे, ऐसा ना करो, वो आखिरी के 100 रुपए थे, मुझे वापस कर दो। मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे भूखे बैठे हैं, उन्हें भोजन खिलाना है मुझे। तोता इतना बोलता है, पर कालू कौवे को जरा दया नहीं आती और वे तोते को अपने घर से बाहर निकाल देता है। तोता बेचारा निराश होकर उस चक्की को लेकर वापस अपने घर पर आ जाता है। एक तो पहले ही कोई काम नहीं मिल रहा, ऊपर से जो पैसे पड़े थे वो भी उस कालू कौवे ने लूट लिए। तोता बेचारा कमजोर था, इसीलिए वे कालू कौवे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तोते का पूरा परिवार सुबह से भूखा था, उन्होंने सुबह से अब तक कुछ भी नहीं खाया था। और उधर ही वे कालू कौवा तोते के ही पैसों से मजे से पिज्जा खा रहा था। रात हो रही थी, बेचारे तोते का गरीब परिवार आज भूखा ही सो जाता है। मुझे पता है, तोते का परिवार बहुत गरीब है। आज बेचारा पूरा परिवार भूखा सो गया, पर अब से ऐसा नहीं होगा। मैं तोते के दिन बदल दूंगी, तोते के परिवार को धनी कर दूंगी। जादुई परी उस चक्की पर अपना जादू करती है और उस चक्की को सचमुच की जादुई चक्की बना देती है। एक बार मैं इस चक्की से अपनी कोई इच्छा मांगता हूँ, क्या पता ये चक्की मेरी बात सुन ले। चक्की चक्की, मुझे चॉकलेट दे दो, मुझे मीठी मीठी चॉकलेट दे दो। नन्हे तोते का बस इतना ही कहना था कि वे जादुई चक्की अपना जादू दिखाती है और वहाँ पर काफी सारी चॉकलेट्स आ जाती हैं। बाबा बाबा, ये देखो, ये चक्की तो वाकई में जादुई है। मैंने इससे चॉकलेट मांगी और इसने मुझे इतनी सारी चॉकलेट दे दी। तोता और तोती तो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। तोते जी जल्दी करें, इस चक्की से दाल चावल मांग लें ताकि हम अपना पेट तो भर लें। फिर तोता उस चक्की से दाल चावल मांगता है। तोते के कहने पर वे चक्की बोरे भर भर के तोते को दाल चावल देती है। मैं नहीं कहता था ये चक्की जादुई है। तोते जी, अब तो हमारे दिन बदल जाएंगे। थोड़ी देर में तोते का पूरा परिवार दाल चावल बनाकर आराम से खाते हैं। बस फिर अगले दिन से ही तोते ने अपने ही जंगल में अपनी बड़ी सी दुकान खोली थी, जिसमें वे दाल चावल और काफी सारा सामान बेचता था। अरे तोते, कल तक तो तुम्हारे पास खाने के लिए भोजन नहीं था और आज तुमने जंगल में इतनी बड़ी दुकान खोल ली। कालू कौवे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने इतने कम दामों में मुझे जादुई चक्की बेच दी। ये जो दुकान में इतना सारा सामान देख रहे हो, ये जादुई चक्की ने दिया है। वाकई में तुम्हारी जादुई चक्की बहुत ही कमाल की निकली। कालू कौवा तो काफी हैरान था, उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली सी चक्की जादुई चक्की कैसे बन सकती है। कुछ ही दिनों के बाद तोता उसी जंगल में अपना एक बड़ा सा घर खरीद लेता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल के बाद आसानी है। अगर आज हमारा बुरा दिन है तो कल हमारा अच्छा दिन भी जरूर आएगा।